बेटा जब हम कॉन्सेंट्रेशन बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब सल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। बाहर तो वाटर है तो मैं लिखता हूं बाहर यू हैव गॉट लो कॉन्सेंट्रेशन, और फ्रूट के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन। इसका मतलब जो ऑस्मोसिस है वो होता है फ्रॉम ए प्लेस ऑफ लो कंसंट्रेशन टू ए प्लेस ऑफ, अच्छा बताएंगे लो कंसंट्रेशन, जहां कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां वेपर प्रेशर है ना, नॉन वोलाटाइल है, सल्यूट ऐड करने से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। यहां सल्यूट है तो वेपर प्रेशर कम है। लो कंसंट्रेशन मतलब हाई वेपर प्रेशर, हाई वेपर प्रेशर, हाई कंसंट्रेशन मींस लो वेपर प्रेशर। तो याद रखिए जो ऑस्मोसिस है दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम ए प्लेस ऑफ लो कंसंट्रेशन और हाई वेपर प्रेशर टू ए प्लेस ऑफ हाई कंसंट्रेशन और थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। फ्रूट की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसमें से जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्लो कर रहा है, लिखिए ऑस्मोसिस, इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए प्लेस ऑफ लो कंसंट्रेशन, ब्रैकेट में लिखो हाई वेपर प्रेशर, ब्रैकेट क्लोज, टू ए प्लेस ऑफ हाई कंसंट्रेशन और ब्रैकेट में लिखिए लो वेपर प्रेशर, ब्रैकेट क्लोज, थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब बड़ा ऐसी एग्जांपल मैं और क्रिएट कर रहा हूं फॉर द क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। देखिए ये एक चैम्बर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये जो बीच में है ना, ये आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखी गई है। आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नेचुरल भी हो सकती है और ये आर्टिफिशियल है, विच इज मेड अप ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड, फेरोसाइनाइड प्रेसिपिटेट्स। इट्स ए सिंथेटिक आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब बड़ा इस कंटेनर में वी हैव गॉट से प्योर वाटर, प्योर वाटर, और इधर शुगर सॉल्यूशन, वाटर कंटेनिंग शुगर। Now these two solutions, pure water and sugar solution, are separated by a semi-permeable membrane. तो मैं लिखता हूं वाटर की तरफ लो कंसंट्रेशन एंड से हाई वेपर प्रेशर, वन द सेम थिंग, और इस तरफ लिखता हूं मैं हाई कंसंट्रेशन या फिर लो वेपर प्रेशर। बड़ा चलिए मान लेते हैं इधर का वेपर प्रेशर 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है और इधर का वेपर प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ऐसे सपोज कर रहा हूं। इधर शुगर नॉन वोलाटाइल है ना, वेपर प्रेशर कम होगा। अब आप बताइए ऑस्मोसिस होगा कहां से कहां, है ना, क्योंकि प्रेशर में डिफरेंस है। इस तरफ ज्यादा प्रेशर है, इस तरफ कम प्रेशर है। वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो वाटर को पुश कर रहा है। थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे ये वाला जो लेवल है ना, ये नीचे आ जाएगा, है ना, और ये वाला लेवल राइज करेगा। हमें पता चलेगा ना ऑस्मोसिस हो रहा है, ये वाला लेवल फॉल करेगा क्योंकि सॉल्वेंट इस तरफ आ रहा है और ये वाला लेवल राइज करेगा। अच्छा आप मुझे बताइए इधर प्रेशर कितना, इधर अगर मैं पिस्टन के ऊपर 20 यूनिट प्रेशर अप्लाई कर दूं, ऊपर वेट्स रख दूं, अब बताओ इधर का टोटल प्रेशर कितना हो गया और इधर आपके ऑस्मोसिस होगा। ये जो आपने एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया ना शुगर सॉल्यूशन पे, आप कह सकते हैं ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर अप्रोक्सीमेटली 20 यूनिट्स होगा। या फिर दूसरा तरीका है, आप इधर मत प्रेशर अप्लाई करिए, ये 100 है ना, यहां -20, माइनस मतलब सक्शन वैक्यूम प्रेशर, -20 मिलीमीटर प्रेशर इधर अप्लाई कर दो। अब बोलो ऑस्मोसिस होगा। ये जो आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो ना, आप इसे कह सकते हो दिस इज ऑस्मोटिक प्रेशर। लिखो अपनी कॉपी पर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन or the negative pressure applied on solvent which is just sufficient to stop osmosis। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन लिखवा दी मैंने। एवरीबॉडी बताओ समझ आ गया क्या लिखा आपने? इट इज द, याद भी हो जाना चाहिए, बोलो इट इज द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्यूशन और द नेगेटिव प्रेशर अप्लाइड ऑन सॉल्वेंट विच इज जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप ऑस्मोसिस।
अच्छा आप बताइए बोर्ड पर देखकर, अगर मैं ऐसा करूं, यहां 100, यहां 80, यहां बचे +30 यूनिट प्रेशर अप्लाई कर दूं, अब बोलो क्या होगा? इधर का प्रेशर ज्यादा हो गया। अब रिवर्स ऑस्मोसिस होगा, लिखो अपनी कॉपी पर, रिवर्स ऑस्मोसिस, इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए प्लेस ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए प्लेस ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन when a pressure greater than osmotic pressure is applied on solution। पढ़ लिया आपने एक बार, दोबारा मैं बोल रहा हूं, आप देखो ध्यान से। इट इज द फ्लो ऑफ, बोलो बोर्ड पर भी देखते जाओ, इट इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए प्लेस ऑफ, बोलो, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू ए प्लेस ऑफ, थ्रू अ, when a pressure greater than osmotic pressure is applied on solution of higher concentration। ठीक है ना, रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो मेरी तरफ, बच्चे अरब कंट्रीज में जैसे सऊदी अरेबिया, वहां पेट्रोल तो है अर्थ के अंदर, लेकिन रिवर्स बहुत कम है, पीने का पानी नहीं मिलता। अब वो क्या करते हैं, साथ में जो सी पड़ता है, सी के वाटर को डीसैलाइन करते हैं, इसी तरह से बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। आजकल तो हमारे घरों में भी आरओ सिस्टम लगा होता है, आरओ मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है ना, वो बिजली की हेल्प से वाटर का रिवर्स ऑस्मोसिस करता है, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करके वाटर को फिल्टर आउट करता है। लिखना, एक लाइन लिख सकते हैं आप, द प्रोसेस इज यूज्ड टू डीसैलाइन सी वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पज। चलिए कोई एक आध पॉइंट मैं आपके साथ में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में रिपीट कर देता हूं, लिखिए आप भी, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ए मेम्ब्रेन विद सिलेक्टिव परमेबिलिटी। बड़ी शॉर्ट सी डेफिनेशन में पॉइंट क्लियर कर दिया मैंने आपको। क्या क्या लिखा आपने, ए मेम्ब्रेन विद, वो कुछ चीजों को तो एलो कर देती है क्रॉस करने के लिए और कुछ को डिसएलो कर देती है, उसमें से सब कुछ क्रॉस नहीं करता, और ये डिपेंड करता है उसके पोर साइज पर। जैसे हमारी स्किन जो है ना, आउटर स्किन सेमी परमेबल, जब कभी कोई चोट आती है तो हम आयोडेक्स लगाते हैं, मूव लगाते हैं, ठीक है ना, जब हम ऊपर रब करते हैं और हमें रिलीफ अंदर मिलता है, इसका मतलब वो जो ऑइंटमेंट आपने रब की है वो स्किन से पेनिट्रेट करके हमारे मस्कुलर टिश्यू तक पहुंच गई है। लेकिन सब कुछ हमारी स्किन से पेनिट्रेट करता है ऐसा नहीं। तो स्किन हैज सिलेक्टिव परमेबिलिटी। पेंट लगाते हैं तो पेंट पेनिट्रेट नहीं करता, ठीक है ना। एक होती है परमिएबल, उसमें से सल्यूट सॉल्वेंट सब कुछ निकल जाता है, सल्यूट सॉल्वेंट ऑलमोस्ट। एक होती है इम्परमिएबल, उसमें से सल्यूट सॉल्वेंट कुछ भी नहीं निकलता, क्रॉस नहीं करता। और एक दोनों के बीच में आ जाती है सेमी परमेबल। इट में भी नेचुरल, इट में भी नेचुरल, लिख सकते हैं आप। हाँ, मोस्ट एनिमल एंड प्लांट मेम्ब्रेन्स आर नेचुरली सेमी परमेबल। जैसे अभी स्किन बताया मैंने आपको, याद करो, प्लांट्स में 10th क्लास में सबने पढ़ा होगा, प्लांट्स में सारा फूड और सारा वाटर सेल्स के थ्रू, ऑस्मोसिस के थ्रू राइज या फॉल डाउन का आता है। पानी तो अर्थ के अंदर है ना, सॉइल में, और वाटर कैसे लीफ से इवेपोरेट करता है, तो वो थ्रू द रूट्स बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस थ्रू द सेल्स ट्रेवल करता है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है तो ऑस्मोसिस हो पाता है। कॉमनली जब हम लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो एनिमल की यूज करते हैं, दैट इज गॉट फ्रॉम शीप्स ब्लैडर। द वन कॉमनली यूज्ड इन लेबोरेटरी इज गॉट फ्रॉम शीप्स ब्लैडर। सिंथेटिक बस बड़ी सारी ऐसी हैं जो हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर ली है। जैसे जैसे मेरी तरफ देखो, आपने जैम देखा, जैम खाने वाला है ना, जेली लाइक है। तो ऐसे जेली लाइक प्रेसिपिटेट अगर आप ले ले, मोस्ट ऑफ द जेली लाइक प्रेसिपिटेट, सेमी सॉलिड प्रेसिपिटेट कैन एक्ट एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल लिख सकते हैं आप कॉपर फेरोसाइनाइड, कॉपर फेरोसाइनाइड precipitates। There is a membrane named by the cellophane या फिर parchment membrane। parchment membrane, there are calcium phosphate precipitates, calcium phosphate precipitates, yes, cellophane membrane, parchment membrane, calcium phosphate precipitates,
silicates of iron, cobalt, nickel, etc. No, they can be used as artificial semi-permeable membrane. लेकिन बहुत कॉमनली हम यूज करते हैं कॉपर फेरोसाइनाइड। बड़ा एक मेथड आप पढ़ते हैं जिसका नाम है बार्कले एंड हार्टलेस मेथड, है याद? वहां पे जो आप मेम्ब्रेन यूज करते हैं वो कॉपर फेरोसाइनाइड प्रेसिपिटेट्स की होती है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, अगर कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, बोलो कौन सा सॉल्वेंट, तब इसको यूज नहीं कर पाते क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फेरोसाइनाइड डिसॉल्व हो जाता है। This cannot be used to find out the osmotic pressure of organic solvents. Organic solvents का osmotic pressure इस मेम्ब्रेन की हेल्प से हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। चलिए सारी डिस्कशन से एक बात हमें समझ आई, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये जो 20 यूनिट आ रहा था, इधर देखना, इधर ये कितना प्रेशर हमने सपोज किया था 100, ये डिफरेंस कितना? तो क्या मैं लिखूं ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? बोलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल पी लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विच इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स बी, सो आई से ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लिखिए अपनी कॉपी पर, ये उसके बाद लिखिए देयरफॉर ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और मैं एक डायरेक्टली फार्मूला लिख रहा हूं, पाई इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यू कैन ऑल्सो राइट डाउन पाई इज इक्वल टू एन बी अपॉन वी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। एंड इफ यू रिमेंबर दिस इज कॉल्ड वॉन्ट हब्स ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वेशन। This is called Van Hoff's osmotic pressure equation. और आगे भी लिखिए, and it is similar to ideal gas equation. ये जो इक्वेशन है ये आइडियल गैस इक्वेशन की तरह रिजेंबल करती है। इट इज सिमिलर टू आइडियल गैस इक्वेशन। और मैं आपके सामने आइडियल गैस इक्वेशन भी लिख देता हूं, आपने कंपेयर करके देखना क्या ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं आपको। पी इक्वल टू एनआरटी, आगे लिखो P इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। बताइए यहां P स्टैंड फॉर प्रेशर, पाई स्टैंड फॉर, है ना, एन अपॉन वी आर टी, एन अपॉन वी आर टी। ये इक्वेशन बिल्कुल आइडियल गैस इक्वेशन की तरह। सुनो, बोलो ये कौन सी इक्वेशन है? बताओ ये इक्वेशन किस पे अप्लाई होती है, सॉलिड पे या लिक्विड पे? जोर से बोलो। गैस पे, गैस की इक्वेशन है। इधर देखो, इसका मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सल्यूट, बताओ डाइल्यूट सॉल्यूशन में सल्यूट कम होगा ज्यादा होगा? उसके सल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस कम होगा ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सल्यूट एक आइडियल गैस की तरह बिहेव करता है। ये दोनों इक्वेशन सिमिलर है ना, इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे, इन डाइल्यूट सॉल्यूशन सल्यूट बिहेव्स लाइक एन, लिख लो इस बात को, देयरफॉर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन सल्यूट बिहेव्स लाइक एन आइडियल गैस। ओके, और देखिए इधर बड़ा, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। इससे पहले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी ना, वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती थी, उनमें कोई टेम्परेचर फैक्टर नहीं था। बट दिस ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट, ऑफ ए लिक्विड, बोलो डिपेंड्स अपॉन। चलिए लेट्स सी हाउ वी कैन यूज दिस इक्वेशन। लिखिए, फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2% aqueous solution of urea at 27 डिग्री सेल्सियस। ऑलमोस्ट मैंने रूम टेम्परेचर लिख दिया, 25 की जगह 27 कर दिया ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। बोलो बोलो क्या लिखा? फाइंड आउट ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे बोलो फॉर, बताओ 2% का मतलब कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट? मैं तो कहूंगा ये तो बहुत डाइल्यूट है 2%। अप टू 5% हम डाइल्यूट बोलते हैं, 5% डाइल्यूट। ये 5% नहीं, ये कितना? ये वेरी डाइल्यूट हो गया, इट्स अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। 2% एक्वस सोल्यूशन ऑफ, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे। चलिए अपनी कॉपी पे लिखिए 2%, 2 ग्राम्स यूरिया इन अप्रोक्सीमेटली 100 मिलीलीटर सोल्यूशन। बड़ा वैसे आना चाहिए 100 ग्राम, 2 ग्राम 100 ग्राम, परसेंटेज का मतलब यही होता ना। लेकिन आप जानते हैं वाटर 100 ग्राम और 100 मिलीलीटर ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए मैंने लिख दिया 2 ग्राम यूरिया इन
मैंने वॉल्यूम क्यों लिया? क्योंकि इस फार्मूला में वॉल्यूम है। बोलो 2% का मतलब 2 ग्राम यूरिया 100 मिलीलीटर सोल्यूशन, समझ आ गया? बोलिए। चलिए आप फार्मूला लगा दीजिए, पाई इज इक्वल टू WB अपॉन MB 1/V इंटू R इंटू T। नंबर ऑफ मोल्स को कर दिया मैंने वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। V वेट आ गया 2, यूरिया मॉलिक्यूलर मास आ गया 60, वॉल्यूम आ गया 0.1, 0.0821, टेम्परेचर आ गया 300, आंसर आ गया एटमॉस्फेयर में। वेट 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 60, वॉल्यूम 100 मिलीलीटर, 100 को 1000 से डिवाइड किया 0.1, आर कांस्टेंट है और टेम्परेचर 300। ठीक है, ये पॉइंट हटा के 0 लगा रहा हूं ऊपर। तो चलिए ये 60 ये 5 से चला गया है ना। बताना ये क्या होता है? इधर देखो कैलकुलेशन आसान होगी। 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई 10 100, 100 इसे मल्टीप्लाई कर दो, 8.21 एटमॉस्फेयर आ गया। दैट इज आंसर। एट 8.21 कैसे आ गया? सबको समझ आ गया ये? अब थोड़ा सा जनरलाइज करना है यहां पे। बताओ एयर का प्रेशर हम कितना प्रिज्यूम करते हैं? 1 एटमॉस्फेयर, और ये काफी हाई प्रेशर होता है ना बेटा। 1 एटमॉस्फेयर 760 मिलीमीटर। और अगर आपको याद है, वी कैन मेजर प्रेशर ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.01 मिलीमीटर। इतना छोटा प्रेशर भी हम मेजर कर लेते हैं, 0.01 मिलीमीटर। और बोलो एयर का प्रेशर देख लो, इससे बहुत ज्यादा है। बोलो। और अभी जो हमने सोल्यूशन किया इसका प्रेशर, अब ये कम प्रेशर है या ज्यादा प्रेशर है? बोलो ना, इसे वेरी हाई प्रेशर। और अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, वैल्यू जितनी बड़ी होती है उसमें परसेंटेज एक्यूरेसी, तो इस मेथड में तो एक्यूरेसी बहुत ज्यादा जी। और खास बात देखो, सोल्यूशन बहुत 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 डाइल्यूट सोल्यूशन था, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। एंड व्हेन यू हैव अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, इवन देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज वेरी हाई। बोलिए। दैट्स व्हाई ये मेथड हम यूज करते हैं पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं। क्या मतलब? देखो मेरी तरफ बच्चे, पॉलीमर जो होते हैं ना, उनका मॉलिक्यूलर मास बहुत ज्यादा होता है। ये मैंने बोलो कितना लिखा? इतना ही होता है, 10,000 15,000 20,000, बहुत ज्यादा होता है। बताओ मेरी तरफ देखकर, लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं आपको कितना सब्सटेंस मिलता है? 2 4 5 6 10 किलो या 2 3 4 5 ग्राम? थोड़ी 5 7 10 ग्राम ही मिलता है ना। मान लो मैंने आपको 10 ग्राम दे दिया पॉलीमर, बेटा इसका मॉलिक्यूलर इसके देख रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स। बोलो कितने मोल हो गए? 10⁻⁻, ये ठीक है। बताओ इसकी क्वांटिटी ज्यादा या कम है? अगर मैं इसमें ना एलिवेशन चेक करूं, डेल्टा टीबी 0.52 इंटू 10⁻³ शायद आपको समझ आया या नहीं है? केबी इंटू एम। अब बताओ 0.52 इंटू 10⁻³ इट्स ए बिग वैल्यू और ए स्मॉल वैल्यू? इट्स ए वेरी स्मॉल वैल्यू। परसेंटेज एरर विल बी वेरी हाई। डेल्टा टीएफ 1.86 इंटू 10⁻³ अगेन इट इज ए वेरी स्मॉल वैल्यू। इन ए वे, अगर पॉलीमर है, पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास अगर आप बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट मेथड से कैलकुलेट करोगे ना, उसमें परसेंटेज एरर बहुत ज्यादा आएगा। बोलिए। लेकिन इतनी थोड़ी क्वांटिटी में भी अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर निकालते हो तो उसकी वैल्यू काफी हाई आएगी। तो बताओ पॉलीमर का मॉलिक्यूलर मास हम कौन से मेथड से कैलकुलेट करते हैं और क्यों करते हैं? बात समझ आ गई? लिख लो इस बात को। ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज यूज्ड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ पॉलीमर्स एंड मैक्रोमोलेक्यूल्स। लिखे आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। वेरी सिंपल डेफिनेशन देखो, मैं लिखा π1 इज इक्वल टू π2। ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, दे आर कॉल्ड आइसोटोनिक। आगे लिखिए आप भी, C1RT इज इक्वल टू C2RT। पाई इज इक्वल टू CRT, RT कैंसिल कर दिया, C1 इज इक्वल टू C2। ये भी आप कह सकते हैं। बोलो क्या? वो सॉल्यूशन जिनकी क्या सेम है? कॉन्सेंट्रेशन। मेरी तरफ देखो, क्या सेम है? बोलो मेरी तरफ देखो, कॉन्सेंट्रेशन नहीं, कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड सॉल्यूशन।
वो क्या होता है इनसाइड सॉल्यूशन, याद आया? वो आईएस फैक्टर से जो मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है ना? तो उस इनसाइड सॉल्यूशन, सी क्या? मोलैरिटी। मैं एक नया वर्ड यूज कर रहा हूं, मोलैरिटी नहीं, ऑस्मोलैरिटी। बोलो क्या बोला मैंने? व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी? मोलैरिटी इनसाइड सॉल्यूशन। लिख लो, देयरफॉर सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोलैरिटी, ब्रैकेट में लिखो मोलैरिटी इनसाइड सॉल्यूशन, ब्रैकेट क्लोज। 0.01 मोलल aqueous यूरिया, 0.005 मोलल aqueous सोडियम क्लोराइड, 0.0033 मोलल aqueous कैल्शियम क्लोराइड, 0.002 मोलल aqueous पोटाशियम फेरोसाइनाइड। बड़ा ये सारे सॉल्यूशन आइसोटॉनिक है, और कैसे है समझिए आप लोग, लिखिए अपनी कॉपी पर। ऑल दीज सॉल्यूशंस आर आइसोटॉनिक। उसके लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे वो करना आईएस, जिसे आपने कहा था ऑस्मोलैरिटी। करिए आईएस फैक्टर जो आगे करते हैं हम। बताइए यूरिया आयंस बनाएगा? नो, 0.01। सोडियम क्लोराइड आयंस बनाएगा 0.005 मल्टीप्लाइड 2, यह आ गया 0.01। ये मल्टीप्लाइड 2 कहां से आ गया? 2 आयंस। नेक्स्ट केस में किसे मल्टीप्लाई करना? 3 से। सो 0.0033 मल्टीप्लाइड 3, अगेन दैट इज 0.01 अप्रोक्सीमेटली। वो आएगा ना 0.009 आ जाएगा, 99.1 कर दिया मैंने, और लास्ट में 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 0.002 मल्टीप्लाइड 5, तो अगेन दैट इज 0.01। आपने बताना चारों सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी सेम आ रही है, इनसाइड सॉल्यूशन मोलैरिटी सेम आ रही है ना, नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूशन में सेम आ रहे हैं, तो दे आर आइसोटॉनिक सॉल्यूशन। कैसे हुए आइसोटॉनिक समझ आ गया आपको? कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड सॉल्यूशन सेम होनी चाहिए, देयर कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड सॉल्यूशन इज। और लिख रहा हूं 6% aqueous urea and 1 molar aqueous glucose। हमें चेक करना है क्या ये आइसोटॉनिक है। लिखिए अभी 6% aqueous urea, 1 molar aqueous glucose, और कहें तो और भी लिख देता हूं 1 molar aqueous sodium chloride। नो, वी हैव टू चेक क्या ये आइसोटॉनिक है। बताओ नंबर 1 क्या? 6 है। बोलो 6% का मतलब 6 ग्राम्स इन, लिखते हैं आगे 6 ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर यूरिया। बच्चे मुझे इसकी मोलैरिटी निकालनी है, मोलैरिटी सीधा फार्मूला भी लगाया जा सकता है। चलिए, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1 अपॉन वॉल्यूम। यूरिया सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकाल के चेक करता हूं ना। बताओ कितने ग्राम दिया यूरिया? 6/60 इंटू 1 अपॉन 0.1। 100 को 0.1 लिख दिया, पॉइंट ऊपर चला गया 10, ये क्या आ रहा है? आगे लिखता हूं इक्वल टू 1 मोलर। ये भी आपको गिवन है 1 मोलर, और लास्ट जो आपको गिवन है वो 1 की जगह मैंने 2 मोलर कर दिया। बताओ लास्ट 2 मोलर क्यों कर दिया? इसका मतलब ए एंड बी, फर्स्ट 2 सॉल्यूशंस आर आइसोटॉनिक, थर्ड सॉल्यूशन इज नॉट आइसोटॉनिक। 6% यूरिया एंड 1 मोलर एक्वस ग्लूकोज आर आइसोटॉनिक। कैसे हुआ, बात समझ आ गई आपको? इसकी भी मैंने मोलैरिटी निकाल दी। परसेंटेज से मोलैरिटी निकालने का फार्मूला बोलो, P इंटू डी इंटू 10 अपॉन कितनी परसेंटेज है? 6 इंटू 1 इंटू 10 अपॉन 60। बच्चे ये भी तो 1 आ गया, बोलो ठीक है ना। ये भी 1 मोलर आयोनाइज नहीं होगा, ये भी 1 मोलर आयोनाइज नहीं होगा, ये तो आयोनाइज हो जाएगा। चलिए इसमें 1 की जगह मैं 0.5 मोलर कर दूं, अब बोलो ये भी आइसोटॉनिक हो जाएगा, है ना। अब ये भी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब ये 1। नो, दिस 3 सॉल्यूशंस आर आइसोटॉनिक। एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे या बुक में भी, बताओ इनमें से कौन से 2 सॉल्यूशन है जो आइसोटॉनिक है। और लिख रहा हूं 6 ग्राम्स पर लीटर एक्वस यूरिया, 18 ग्राम्स
per liter aqueous glucose. You can also write on 34.2 grams per liter aqueous sucrose, 2.925 grams per liter aqueous sodium chloride. बड़े 4 के 4 सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, और कैसे आइसोटोनिक है यू मस्ट अंडरस्टैंड. लिखे 4 के 4 ऑप्शन. So do write these 4 options and prove how these solutions are isotonic. अच्छा मुझे बताओ क्या लिखा 6 आगे, जोर से बोलो. Tell me, is it strength? Tell me, is it strength ग्राम पर लीटर? बताओ स्ट्रेंथ को मोलैरिटी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? स्ट्रेंथ, मोलैरिटी स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास. चलिए 6/60 0.1 मोलर, 18/180 अगेन 0.1 मोलर, 34.2/342 अगेन 0.1 मोलर, 2.925/58.5 0.05 मोलर. ये मोलैरिटी कैसे निकाली सबको समझ आ गया? स्ट्रेंथ अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60, ग्लूकोज का 180, सुक्रोज का और सोडियम क्लोराइड का. आप बताएंगे इन चारों में से कौन सा सॉल्यूशन है जो आइसोटोनिक नहीं होगा? बेटा डी भी आइसोटोनिक है, 4 के 4 आइसोटोनिक है. उसके लिए आपको आईएस करना ना आगे. 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर एंड 0.05 मल्टीप्लाइड 2, अगेन इट इज 0.1 मोलर. ये लास्ट में मल्टीप्लाइड 2 कैसे हो गया? समझ आ गया आपको या नहीं? यस, दीज ऑल द 4 सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक. बच्चे कैसे कंपेयर करेंगे आइसोटोनिक, समझ आ गया आपको? ठीक है. और सपोज पाई 1 इज नॉट इक्वल टू पाई 2. मान लो दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है, तो उस केस में लिख रहा हूं से पाई 1 इज ग्रेटर देन पाई 2. अब बेटा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसे आप बोलेंगे हाइपरटोनिक. क्या बोलेंगे? और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर उसे बोलेंगे, है ना? नो, दिस फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी हाइपरटोनिक एंड सेकंड सॉल्यूशन विल बी हाइपोटोनिक. जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा, दैट इज हाइपरटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है दैट इज कॉल्ड हाइपोटोनिक. पाई 1 ग्रेटर देन पाई 2, सो पाई 1 सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड हाइपरटोनिक एंड पाई 2 इज कॉल्ड हाइपोटोनिक. अच्छा बताना, अगर मैं इन दोनों सॉल्यूशन के बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दूं, बोलो कहां से कहां ऑस्मोसिस होगा? हाइपो से हाइपर या हाइपर से हाइपो? लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन. लिखना, लिख लो इस बात को. When two solutions with different osmotic pressures are separated by a semi-permeable membrane, osmosis will take place from hypotonic solution to hypertonic. बेटा मैंने 4 सॉल्यूशन लिखे, ये चारों सॉल्यूशन सेम सॉल्यूशन के नाम है. बोलो 0.91% एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर, ब्राइन सॉल्यूशन आर, सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन आर 0.16 मोलर एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन. नो, ये एक ही सॉल्यूशन की अलग अलग फॉर्म लिखी मैंने, एक ही सॉल्यूशन है. नो, दिस सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विद ब्लड. ये जो सॉल्यूशन है दिस इज आइसोटोनिक से विद आरबीसी, विद ब्लड कह सकते हैं आप इसको, रेड ब्लड कार्पसल. बच्चे इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे रेड ब्लड कार्पसल का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है. So this solution is isotonic with blood. .91% एक्वस सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. चलिए इसी पे बात करते हैं. बताइए मुझे इधर देखकर. बच्चे ये बीकर है,
ये एक सोल्यूशन है और ये बीच में आरबीसी है। बोलो ये बीच में क्या रखा मैंने? मान लो बाहर की कंसंट्रेशन जो है वो है लेस देन 0.91% सोडियम क्लोराइड। बाहर कंसंट्रेशन कम है, हाइपोटोनिक हो गया ये, और अंदर हाइपरटोनिक हो गया। अब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है ना। अब बताओ कहां से कहां ऑस्मोसिस होगा? बाहर से अंदर ऑस्मोसिस होगा। उसे बताओ क्या होगा? ये जो सेल है आरबीसी, ये श्रिंक कर जाएगा या स्वेल कर जाएगा? स्वेल कर जाएगा। इसे आप बोलते हैं एंड ऑस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस क्या बोलते हैं? सेल के अंदर वाटर चला जाए, क्या बोलते हैं? है ना। अल्टीमेटली बताओ सेल जो है स्वेल करेगा, सेल के अंदर कुछ प्रेशर क्रिएट होगा। जो सेल के अंदर प्रेशर क्रिएट होगा ना स्वेल होने से, उसे बोलते हैं आप टर्गर प्रेशर। क्या बोलते हैं? और अल्टीमेटली प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि सेल फट जाता है, बस्टिंग अप सेल, जिसे आप बोलते हैं क्रीनेशन। क्या बोलते हैं? ये छोटे से 2-3 वर्ड लिख लो, घर में खुद लिखने हैं। लिखिए नंबर 1 एंड ऑस्मोसिस, नेक्स्ट लिखो टर्गर प्रेशर, नेक्स्ट लिखो क्रीनेशन। और देखो इधर लिख लिया आपने हेडिंग। अच्छा, अब बाहर की कंसंट्रेशन ग्रेटर कर देता हूं। अब बोलो क्या होगा? अब अंदर से बाहर या बाहर से अंदर? अब अंदर से बाहर की तरफ। इसे आप बोलेंगे एग्ज ऑस्मोसिस। क्या बोलेंगे? और ये अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है क्या है? ये श्रिंक करेगा, कोलैप्स करेगा, अल्टीमेटली डाई कर जाएगा। इसे आप बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्रोटोप्लाज्म के कोलैप्स कर जाने को बिकॉज ऑफ एग्ज ऑस्मोसिस। लिखे 2 वर्ड, एक एग्ज ऑस्मोसिस और एक प्लाज्मोलिसिस। अच्छा, फिर बताओ लास्ट में, बाहर कंसंट्रेशन ज्यादा हो या बाहर कंसंट्रेशन कम हो, दोनों केसेस में आरबीसी खत्म हो जाएगा, या बिकॉज ऑफ एक्सॉस्मोसिस या फिर बिकॉज ऑफ एंडोस्मोसिस। इसका मतलब ब्लड में इंजेक्शन लगाते हैं। ब्लड में कोई भी चीज आप डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, ग्लूकोज चढ़ाते हैं, डू यू अंडरस्टैंड? उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपके ब्लड के बराबर होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो या एक्सॉस्मोसिस हो जाएगा, या लिख लो इस बात को, एनी लिक्विड टू बी डायरेक्टली इंजेक्टेड इन ब्लड must have osmotic pressure equal to that of blood। ठीक है ना। जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं डायरेक्टली वेन्स में, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर आपके ब्लड के बराबर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो अंदर ऑस्मोसिस होगा, फिर आरबीसी वगैरह में सेल डाई कर जाएंगे, या तो बस्ट कर जाएंगे या प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखिए, राइट डाउन। 6% aqueous urea is isotonic with 2% aqueous X। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ X। यहां लिख रहा हूं 6 ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर। आप भी लिख सकते हैं 2 ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर। 6% मीन्स 6 ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर एंड 2% मीन्स 2 ग्राम्स इन 100 मिलीलीटर। और आगे आप लिखिएगा पाई यूरिया इज इक्वल टू पाई एक्स। ये आपको गिवन है, कहा गया दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। पाई यूरिया इज इक्वल टू पाई एक्स। ठीक है ये? नो, सी आर टी, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। आर टी और आर टी कैंसिल कर दीजिए, तो मोलैरिटी यूरिया सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ एक्स। अब बच्चे मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स अपॉन वॉल्यूम। बड़ा वॉल्यूम दोनों में 100 मिलीलीटर है, देख रहे हैं आप, इधर भी 100 और इधर भी, तो वॉल्यूम और वॉल्यूम कैंसिल कर देते हैं क्योंकि वॉल्यूम तो बराबर है। तो नेक्स्ट आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स। वेट ऑफ यूरिया अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया, वेट ऑफ एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स। चलिए आप बताइए, वेट ऑफ यूरिया कितना है? 6 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया 60, वेट ऑफ एक्स 2 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास एक्स निकालना बाप को बस। ठीक है ना, कर लीजिए बाप। तो यू विल फाइंड न्यूमेरिकल्स लाइक आइसोटोनिक। दो सोल्यूशन आइसोटोनिक है, तो ये आपका क्लू रहा। आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो आगे प्रोसेस के साथ आप प्रोसीड कर सकते हैं। बड़ा कल हमने पढ़ा था एक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या आप जानते हैं गाड़ियों के रेडिएटर में पानी होता है, और उस पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम एंटी फ्रीजर ऐड करते हैं। है कुछ याद नहीं? क्या ऐड करते हैं? है ना, नॉन वोलाटाइल सब्सटेंस इथिलीन ग्लाइकोल ऐड करते हैं ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाए। बच्चे कोल्ड कंट्रीज में
रात का टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाता है ना, तो रेडिएटर में जो पानी होगा वो तो फ्रीज कर जाएगा। और आप जानते हैं जब वाटर फ्रीज करता है वो एक्सपैंड करता है। वाटर फ्रीज किया, एक्सपैंड किया, रेडिएटर क्रैक हो गया, फिर तो हर रोज नया रेडिएटर डालना पड़ेगा, isn't it? फिर वो क्या करता है, वाटर के अंदर एंटी फ्रीजर डाल देते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं, ताकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट -8, -9, -10 चला जाए, और सब जीरो कंडीशन में भी वो फ्रीज नहीं करे। कॉमन एंटी फ्रीजर जो आप ऐड करते हैं वो इथिलीन ग्लाइकोल है, या ग्लिसरॉल है, या मिथाइल अल्कोहल है। ठीक है ना, कहीं एक वर्ड लिख लो एंटी फ्रीजर, ये पीछे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का एंटी फ्रीजर। एंटी फ्रीजर आर द सब्सटेंसेस एडेड इन वाटर टू डिक्रीज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। ब्रैकेट में लिखो इन कार रेडिएटर्स। फॉर एग्जांपल, नंबर 1 लिखो इथिलीन ग्लाइकोल, नंबर 2 लिखो ग्लिसरॉल, और नंबर 3 लिखो मिथाइल अल्कोहल। द मोस्ट कॉमन इज द फर्स्ट वन। ठीक है।